गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम वैक्सीनेशन का पार्ट 2 डील करने जा रहे हैं। इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में अगर हम देखें तो क्या होता है कि जो दो लाइव वैक्सीन होती है और एक लाइव वैक्सीन, 2 लाइव वैक्सीन और 1 लाइव वैक्सीन एंड 1 किल वैक्सीन एंड 2 किल्ड वैक्सीन्स में गिवन साइमल्टेनियसली। ठीक है, हम उनको साइमल्टेनियसली दे सकते हैं एक के बाद एक, 2 लाइव वैक्सीन या फिर एक लाइव वैक्सीन और एक किल्ड वैक्सीन। एक पहले लाइव दे दी, उसके बाद किल्ड दे दी, ऐसे हम साइमल्टेनियसली दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 2 डोज ऑफ 1 लाइव वैक्सीन ऑलवेज गिवन विद गैप ऑफ 4 वीक। एक लाइव वैक्सीन की 2 डोज अगर लग रही है तो उनके बीच के अंदर जो गैप होता है वो कम से कम 4 वीक का तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो क्या होता है कि 2 वैक्सीन्स नेवर फिल इन ए सिंगल सिरिंज। 2 वैक्सीन को हमें एक सिरिंज में नहीं भरना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो क्या होता है कि येलो फीवर एंड कोलेरा वैक्सीन नेवर गिवन साइमल्टेनियसली। एक के बाद हम एक नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एंड ऑलवेज मेंटेन द गैप ऑफ 3 वीक। कॉलेरा और येलो फीवर की जो वैक्सीन देते हैं उनको साइमल्टेनियसली नहीं देते हैं, उनके बीच के अंदर 3 वीक का गैप होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 2 इंजेक्शंस में गिवन साइमल्टेनियसली, 2 इंजेक्शन साइमल्टेनियसली दे सकते हैं, लेकिन साइट जो है उनके जैसे मान लो इंजेक्शन लगा रहे हैं, एक साइड पे हमने इंजेक्शन लगा दिया और दूसरा इंजेक्शन लग रहा है, तो जो दोनों साइड पे हम इंजेक्शन लगा रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका बटक्स है, आप यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हो, तो जो दूसरा इंजेक्शन दूसरी साइड आप यहीं पे लगा रहे हो, तो इन दोनों के बीच जो गैप है ये वाला 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें इफ़ चाइल्ड स्पिट इमीडिएटली, हम बच्चे को कोई वैक्सीन दे रहे हैं ऑरल रूट से। ठीक है, इफ़ चाइल्ड स्पिट इमीडिएटली आफ्टर ऑरल वैक्सीनेशन देन नर्स इमीडिएटली री एडमिनिस्टर द वैक्सीन। नर्स क्या करेगी, वहाँ पे कोई चाइल्ड को वैक्सीन हम ऑरली दे रहे हैं और वो उसको मुंह से बाहर निकाल देता है या फिर स्पिल आउट कर देता है, तो हम उसको क्या करेंगे, री एडमिनिस्टर करेंगे वैक्सीन को। ठीक है, एक चीज़ होती है AEFI क्या होता है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, चाइल्ड ऑब्जर्व फॉर 30 मिनट, 30 मिनट तक हम बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे इम्यूनाइजेशन करने के बाद। इसको बोलते हैं AEFI, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि चाइल्ड ऑब्जर्व फॉर 30 मिनट आफ्टर इम्यूनाइजेशन फॉर एलर्जिक रिएक्शन। कोई भी हम वैक्सीन लगा रहे हैं, उसको इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं बच्चे को, तो उसको 30 मिनट तक वहीं पर बैठा के रखना होता है और चेक करना होता है बच्चे को कोई एलर्जिक कंडीशन तो नहीं हुई है, कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हुई है। इसी को हम बोल रहे हैं AEFI, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ठीक है, दूसरी हमारे पास टर्म जो आती है उसका नाम है वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग क्या होता है, वीवीएम क्या इंडिकेट करता है, कोल्ड चेन को इंडिकेट करता है वीवीएम यहाँ पे इफ़िशियंसी को इंडिकेट नहीं करता है, वैलिडिटी को इंडिकेट नहीं करता है और एक्सपायरी डेट को भी इंडिकेट नहीं करता है। ये इंडिकेट करता है कोल्ड चेन को। वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग जो है वो कोल्ड चेन को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो जो वीवीएम है वो फर्स्ट टाइम वीवीएम यूज्ड ऑन ओपीवी वाइल ऑन 1996 बाय यूनिसेफ ने इसको फर्स्ट टाइम ओपीवी की जो वाइल है उस पर यूज़ किया था वीवीएम को। वीवीएम एड इन यूआईपी इन 1997, 1996 में पहली बार ओपीवी वाइल पर इसको यूज़ किया गया था। उसके बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको ऐड कर लिया गया 1997 के अंदर। वीवीएम के अंदर 2 कलर होते हैं, जैसे हम किसी भी जो वैक्सीन की जो वाइल होती हैं उसको चेक करते हैं तो उसके अंदर 2 कलर हमें मिल सकते हैं, 2 सर्कल बनते हैं। ठीक है,
इनर और आउटर सर्कल। जो इनर सर्कल है वो वाइट होना चाहिए और आउटर सर्कल है वो लाइट ब्लू कलर का होना चाहिए, ठीक है। वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग हम करते हैं तो दो सर्कल बनते हैं, ठीक है, इनर सर्कल और आउटर सर्कल। इनर सर्कल जो है वो वाइट होना चाहिए, आउटर सर्कल है वो लाइट ब्लू कलर का होना चाहिए। अगर हम बात करें इनर सर्कल ऑफ वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग कंटेन ए हीट सेंसिटिव चिप। जो इनर सर्कल है उसके अंदर क्या होती है, एक हीट सेंसिटिव चिप होती है जो क्या करती है, दैट चेंज द कलर ऑफ वैक्सीन वाइल मॉनिटर व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड। अगर वैक्सीन की टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ है, उसकी कोल्ड चेन कहीं पर भी ब्रेक हुई है, वैक्सीन की टेम्परेचर में चेंज होने का मतलब उसकी कोल्ड चेन का ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर उसकी कोल्ड चेन का ब्रेकडाउन हुआ है तो उसके जो कलर है, कलर में फ़र्क आ जाएगा, या फिर दोनों सर्कल बन रहे हैं इनके अंदर फ़र्क आ सकता है। हो सकता है कुछ अलग कलर बन जाए, या फिर जो इनर सर्कल है वो वाइट की जगह लाइट ब्लू कलर का बन जाए। तो कोल्ड चेन ब्रेक होने पर हमें ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। टेम्परेचर में कुछ चेंज होगा तो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इनर सर्कल है वैक्सीन वाइल मॉनिटर का, उसके अंदर एक हीट सेंसिटिव चिप होती है जो क्या करती है, टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है, जिससे वैक्सीन वाइल मॉनिटर का कलर चेंज होता है। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें कि भाई इसका क्या रिजल्ट होगा, वैक्सीन वाइल मॉनिटर का रिजल्ट क्या होगा, तो इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, वैक्सीन यूजेबल व्हेन इनर सर्कल इज लाइट एंड आउटर सर्कल इज डार्क। हम वैक्सीन को कब यूज़ कर सकते हैं, वैक्सीन इज यूजेबल व्हेन इनर सर्कल इज लाइट और आउटर सर्कल होता है वो डार्क होता है, तब हम वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें जो दोनों सर्कल बन रहे हैं, दोनों सर्कल का कलर जो सेम हो जाएगा, वैक्सीन डिस्कार्डेबल व्हेन कलर ऑफ बोथ सर्कल आर सेम। दोनों जो सर्कल बन रहे हैं उनका दोनों का कलर सेम हो जाएगा तो हम उस वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देंगे कि भाई ये ख़राब हो चुकी है, इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है, वैक्सीन डिस्कार्डेबल व्हेन इनर सर्कल इज़ डार्क। जब इनर सर्कल डार्क हो जाएगा एंड आउटर सर्कल इज़ लाइट। अब देखो, वैसे तो क्या होता है, इनर सर्कल वाइट कलर का होता है, आउट सर्कल लाइट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देंगे। अगर क्या हुआ, इनर सर्कल तो डार्क हो गया, नॉर्मली में वाइट हो रहा है, लेकिन वो अगर वाइट से डार्क हो जाएगा और जो आउटर सर्कल है वो लाइट रहेगा, तब हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे वैक्सीन की, भाई इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसका टेम्परेचर ख़राब हो चुका है और इसका जो कोल्ड चेन है वो ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। कोल्ड चेन के बारे में हमें वैक्सीन वाइल मॉनिटर बताता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ओपन वाइल पॉलिसी, नया टॉपिक यहाँ से निकल के आ रहा है। नया टॉपिक तो क्या है, इसके अंदर ही हम इसको पढ़ते हैं, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग, सॉरी ओपन वाइल पॉलिसी। ओपन वाइल पॉलिसी क्या होता है, ओपन वाइल पॉलिसी को 2011 में लॉन्च किया गया, लॉन्च्ड इन 2011, और इसको रिवाइज किया गया 17 सितंबर 2025। तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी ना, मेरे को भी इतनी याद नहीं रहती है, बहुत बार पढ़ते रहते हैं तो जाके याद होती है। तो ओपन वाइल पॉलिसी है, इसको 2011 में लॉन्च किया गया और इसको रिवाइज करना पड़ता है। इसको रिवाइज किया गया था 17 सितंबर 2015 को। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सम मल्टीपल वाइल्स ऑफ वैक्सीन यूज्ड अप टू 28 डेज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी some multiple vials of vaccines used up to 28 days if vaccines are not expired। अगर वैक्सीन एक्सपायर्ड नहीं हुई है और उनका वीवीएम सही है, वीवीएम सही होने का मतलब क्या होता है, उनकी जो कोल्ड चेन है वो ब्रेक नहीं हुई है, डू नॉट ब्रेक, ठीक है। उनकी जो कोल्ड चेन है वो ब्रेक नहीं हुई है, या फिर जो वैक्सीन है वो एक्सपायर नहीं हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 28 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। इसको बोल रहे हैं ओपन वाइल पॉलिसी की। ओपन होने के बाद की बात है ये, वैक्सीन ओपन होने के बाद, एक बार जैसे वाइल ओपन हो गई वैक्सीन, मान लो ये एक वैक्सीन है, इसको आज ही खोला गया है, ठीक है, और इसमें से एक डोज किसी को लगा दी है, एक डोज किसी को लगा दी है, बच गई सारी डोजेस,
अब ये जो बच गई, ये जो बची हुई डोजेज़ है ना, इनको हम 28 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वैक्सीन एक्सपायर नहीं हुई है और इनकी जो वैक्सीन वाइल मॉनिटर है वो ठीक है, मतलब इनका जो कोल्ड चेन है वो ठीक है, तब हम इसको 28 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस जो ओपन वाइल पॉलिसी है, ओपन वाइल पॉलिसी का प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल होता है इफ़ ईफो, डबल ई एफ ओ, अर्ली एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट। ठीक है, अब देखो, अर्ली एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है कि जो वैक्सीन जल्दी ख़राब हो रही हैं, जो वैक्सीन जल्दी ख़राब हो रही हैं उनको पहले बाहर निकालो, जिनकी एक्सपायरी डेट पहले आ रही है उनको पहले यूज़ करो। हम मार्केट में सब्ज़ी लेने जाते हैं, केले वाला होता है, कोई भी फल फ्रूट वाला होता है, वो क्या होता है कि जो उसके पास ख़राब होने वाले होते हैं ना, ज़्यादा ज़्यादा पके हुए, पहले वो देगा, उसके बाद नए निकालेगा। घर में भी हम ऐसे ही करते हैं। मान लो घर में केले पड़े होते हैं, मम्मी बोलती हैं कि पकने वाले हैं, ख़राब हो जाएंगे, खा लो, और जो कच्चे होते हैं उनको पकाने के लिए रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ऐसी ही है कि जो पहले ख़राब होने वाली हैं उनको पहले यूज़ करो। ठीक है, यही है प्रिंसिपल ऑफ ओपन वाइल पॉलिसी। उसके बाद कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर ऐड की गई हैं? तो इसके अंदर 6 वैक्सीन आती हैं यहाँ पे, ओपीवी, आईपीवी, डीपीटी, पेंटावेलेंट, टिटनस टॉक्साइड और ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ये सारी की सारी वैक्सीन क्या है, ऐड की गई हैं किसके अंदर? ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर। वैक्सीन एड इन ओपन वाइल पॉलिसी, ओपीवी, आईपीवी, डीपीटी, पेंटावेलेंट, टीडी और टीटी और जापानीज एन्सेफेलाइटिस। अब कुछ वैक्सीन्स ऐसी भी हैं जो ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर ऐड नहीं की गई हैं, जैसे बीसीजी, मीजल्स, एमएमआर, रोटा वायरस। ठीक है, ये सारी की सारी वैक्सीन्स को ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, जो इनको ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर ऐड नहीं किया गया है, और इनको ऐड किया गया है ओपीवी, आईपीवी, डीपीटी, पेंटावेलेंट, टीटी और जापानीज एन्सेफेलाइटिस। और बीसीजी, मीजल्स, एमएमआर, रोटा वायरस को ऐड नहीं किया गया है ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें तो आता है स्टोरेज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, कौन क्या क्या टेम्परेचर रहता है? तो वैक्सीन नॉर्मली हम स्टोर करते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और कुछ कोल्ड वैक्सीन होती है, कोल्ड वैक्सीन को हम वो करते हैं, स्टोर करते हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे हेपेटाइटिस बी, आईपीवी, इन्फ्लुएंजा, बीसीजी, इनको हम 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। और कोरोना की जितनी भी जो वैक्सीन है जो भारत में बनी हुई है वो भी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इनको स्टोर कर सकते हैं, जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जाइकोव डी, कोवोवैक्स, कार्बीवैक्स, इनकोवैक, HGCO19। ये सारी की सारी क्या है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में हम इनको स्टोर कर सकते हैं। और ये वो वैक्सीन है कोविड की जिनको भारत में बनाया गया था। 7 वैक्सीन भारत के अंदर बनाई गई थी और 3 जो थी वो फॉरेन से थी, जिनमें स्पुतनिक थी और अलग अलग वैक्सीन थी। उसके बाद इसकी जो ट्रिक है आप याद कर सकते हो, हिब कोरोना की टी सीरीज, और टी सीरीज के अंदर वो वैक्सीन आ रही हैं जिनके अंदर टी आ रहा है, डीपीटी, पेंटावेलेंट, रोटा वायरस, टाइफॉइड, टीटी और डीटी। ये भी सारी की सारी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर हम इनको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो वैक्सीन आती है डीप फ्रीज वैक्सीन, जिनका जो टेम्परेचर है वो 0 से कम रखना होता है, मतलब कि माइनस में रखना होता है। ठीक है, जैसे ओपीवी है, ओपीवी को -20 डिग्री टेम्परेचर पर हम स्टोर कर सकते हैं। और मीज़ल्स है, मीज़ल्स को हम -10 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। ये सारी की सारी, ये दोनों की दोनों कैसी हैं, डीप फ्रीज वैक्सीन है, इनको माइनस का टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फ्रिज ड्राइड वैक्सीन, सूखी है लेकिन इनको फ्रिज में रख रहे हैं, टेम्परेचर इनका भी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, जैसे सूखा है, पाउडर है, इनको डाइल्यूट मिलाना पड़ता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद इनको यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे बीसीजी में हम डाइल्यूट मिलाते हैं
NS नॉर्मल सलाइन वहाँ पे यूज़ करते हैं। मीजल्स को घोलने के लिए हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। येलो फीवर को घोलने के लिए कोल्ड NS यूज़ करते हैं। ठीक है, देख लेना। BCG को डाइल्यूएंट BCG को घोलने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। मीजल्स की जो वैक्सीन है वो भी पाउडर फॉर्म में आती है, ड्राइड पाउडर होता है वो। ठीक है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है, सूखी वैक्सीन होती है, उनको घोल कर उसके बाद में यूज़ करना होता है। और जो घोलने की जो प्रोसेस है उसको हम बोल रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें और येलो फीवर है, येलो फीवर की जो वैक्सीन है इसको भी कोल्ड NS के साथ घोलते हैं। उसके बाद कुछ वैक्सीन्स हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, ऑल वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, सारी की सारी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। किस में? चाइल्ड विद कन्वल्जन और एपिलेप्सी, जिस बच्चे को सीजर और एपिलेप्सी या फिर कन्वल्जन का प्रॉब्लम हो उसको वैक्सीन नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी अनकॉन्शियस चाइल्ड है जिसको होश नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी हम ये वैक्सीन सारी की सारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन का मतलब ये नहीं है कि वो हॉस्पिटल में पैदा हुआ है। हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन का मतलब है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है एट दिस टाइम। ऑल द वैक्सीन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ऑल वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। उसके बाद अगर हम देखें वैक्सीन गिवन विद कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर। ठीक है, वो वैक्सीन जिनको हम कंसल्टेशन के साथ देंगे डॉक्टर को। अगर कोई भी बच्चे को एग प्रोटीन से एलर्जी है, ठीक है, किसी बच्चे को एग प्रोटीन से एलर्जी है तो उसके अंदर जो वैक्सीन है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दे सकते हैं। पहले डॉक्टर को पूछना पड़ेगा, उसके बाद वैक्सीन दे सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर बोलेगा हाँ दे दो तो दे दो। ठीक है, अदरवाइज नहीं दे सकते। एग प्रोटीन से जिसको एलर्जी हो, अंडे के प्रोटीन से जिसको एलर्जी हो। अगर हम बात करें इफ़ एलर्जी टू एनी डोज ऑफ वैक्सीन देन नेक्स्ट ऑल डोजेज ऑफ वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मान लो किसी को एक डोज लगी है, जैसे मेरे को कोविड की एक डोज लगी थी और मेरे को कोविड की उस एक डोज से मेरे को एलर्जी हो गई, तो मेरे को आने वाली जो दूसरी और बूस्टर है वो नहीं लगाई जाएगी, वो मेरे में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, किसी को एक डोज से अगर प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो उसको आने वाली जितनी भी डोजेज हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी, वो उनको नहीं देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है, इफ़ एलर्जी टू वन कॉन्जुगेट वैक्सीन, एक कॉन्जुगेट वैक्सीन से एलर्जी हो रही है तो सारी की सारी जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है, सारी की सारी कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मान लो किसी को एक प्रकार की कॉन्जुगेट वैक्सीन से एलर्जी है तो उसको दूसरी जो है वो नहीं देनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फीवर की कंडीशन, मान लो किसी को फीवर है तो फीवर के अंदर टाइफाइड की जो वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ओनली टाइफाइड वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन फीवर। फीवर में हम सारी वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन ये जो टाइफाइड की वैक्सीन है वो हम नहीं दे सकते हैं। डायरिया की कंडीशन में कोई भी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, सारी की सारी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एसिम्टोमेटिक एड्स, जिसके सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं अभी, तो इसके अंदर भी नो एनी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एसिम्टोमेटिक की बात हो रही है यहाँ पे, जिसके सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो हम उसके अंदर सारी की सारी जो वैक्सीन है वो दे सकते हैं। नो एनी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर सिम्टोमेटिक एड्स है, सिम्टम्स आ रहे हैं एड्स के, तो हम ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक्सेप्ट BCG। BCG भी एक लाइव वैक्सीन है, लेकिन BCG उसको दे सकते हैं क्योंकि BCG अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है एड्स के पेशेंट में, इसलिए हम उसको BCG दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी लाइव वैक्सीन जितनी भी हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी सिम्टोमेटिक एड्स का जो पेशेंट है उसके अंदर। अब प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी, येलो फीवर की वैक्सीन हम दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी की सारी जो लाइव वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी यहाँ पर। ठीक है, एसिम्टोमेटिक एड्स में क्या होता है, नो एनी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड।
सिम्टोमेटिक एड्स होगा उसके अंदर जितनी भी जो लाइव वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी, छोड़कर बीसीजी। बीसीजी दे सकते हैं क्योंकि बीसीजी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है एड्स के पेशेंट के लिए। और प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, सारी की सारी जो लाइव वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती हैं एक्सेप्ट येलो फीवर। येलो फीवर की वैक्सीन हम दे सकते हैं, ठीक है, येलो फीवर की वैक्सीन दे सकते हैं।